बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। इस हफ्ते मैं आपको सुना रहा हूं अपने पिता डॉक्टर एसबी मिश्रा की नई किताब ड्रीम चेजिंग पर आधारित 5 कहानियां। बड़ी दिलचस्प और ड्रामेटिक है उनकी ये ऑटोबायोग्राफी। आज सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग, ड्रीम चेजिंग पार्ट 3। मैं गांव की पगडंडी से लखनऊ शहर की सड़कों पे होते हुए कनाडा के सेंट जॉन्स शहर पहुंच गया था। सेंट जॉन्स नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना शहर है। प्रोफेसर ब्रुकनर मेरे गुरु जो मुझे एयरपोर्ट लेने आए थे, उन्होंने मेरा पेपर वर्क जल्दी से करवा दिया और मुझे अपना कमरा मिल गया। 426 हैचर हाउस। यहाँ तो डबल बेड भी था, कुर्सी भी और लैंप भी। जी हाँ, वही लैंप जो मेरे गांव में किसी ने नहीं देखा था। मुझे देवरा की याद आई, अपने देश के हजारों उन गांवों की याद आई जहां बच्चों के पास पढ़ने के लिए कमरा क्या, मेज भी नहीं थी, कुर्सियां भी नहीं थी, कॉपी किताब भी नहीं थी। मुझे याद आया कैसे मैं जमीन पे बोरे पे बैठ के एक लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। रोज 24 किलोमीटर घर से स्कूल, स्कूल से घर पैदल चलने के बाद। कैसा था एक किस्मत का फेर। कौन थी वो शक्ति जिसने मुझे मेरा हाथ थाम के गांव की कच्ची सड़क से यहां परदेश में लाके खड़ा कर दिया था। धीरे धीरे मेरे दोस्त बनने लगे। सेंट जॉन्स में सिर्फ 100 के आसपास भारतीय थे, ज्यादातर यहीं यूनिवर्सिटी में। मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन था और ये भी बड़ी मुश्किल बनती जा रही थी। मैं और मेरा दोस्त एच संजीवैया, जो कि कर्नाटका की मैसूर यूनिवर्सिटी से आया था और मेरी तरह पक्का वेजिटेरियन था, हम दोनों का तो बुरा हाल था। लंच के वक्त सारे डिपार्टमेंट्स के हिंदुस्तानी मिलते और अपने सबसे पसंदीदा टॉपिक पे लगातार बातें करते रहते, हिंदुस्तानी खाना। बड़ी मजेदार मंडली लगती थी। देश की अलग अलग स्टेट से इतने सारे लोग एक साथ बैठ के अपने अपने फेवरेट खाने की बात करते रहते थे। थक के जब अपने कमरे में वापस आता था, 426 हैचर हाउस, तो दोपहर को दोस्तों के साथ की गई हिंदुस्तानी खाने की महक मन में कहीं साथ साथ चली आती थी। बचपन साथ आ जाता था। बारिश के बाद मिट्टी की महक साथ आ जाती थी। और तब वहीं हॉस्टल के अपने बड़े से कमरे में मैंने अपने आप को वचन दिया कि चाहे जो हो जाए, मैं कभी न कभी अपने गांव में ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां बच्चे जितना चाहे, जब तक चाहे पढ़ाई कर सकें। यही था मेरा सपना, ड्रीम चेजिंग। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन वहां का मौसम रहने के लिए बड़ा मुश्किल था। गर्मियों में कोहरा होता था और नमी, और सर्दियों में जोर जोर से चलती हवा जो हड्डियों तक घुस के बैठ जाती थी। हॉस्टल से डिपार्टमेंट तक जाने के लिए सुरंग जैसा एक रास्ता था और हम लोग कभी रात रात भर जाके पढ़ाई किया करते थे। अरेंज्ड मैरिज की दुनिया से आके पहली बार मैं ये भी देख रहा था कि यहाँ तो लड़के लड़कियां खुद ट्रायल और एरर करते करते अलग अलग लोगों से मिलके अपना जीवन साथी चुनते हैं। कई विदेशियों की तरह यहाँ भी कई लोगों को भारत के बारे में बहुत गलत फहमियां थी। एक बार मेरी क्लासमेट मार्गरेट वॉल्श ने मुझसे पूछा, क्या ये सच है कि इंडिया में सब लोग सड़कों पे हाथियों पे चलते हैं? मैंने हंस के उसकी गलत फहमी दूर की। न्यूफाउंडलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और रिसर्च को 2 हिस्सों में बांटा गया था। थियोरी, जो सर्दियों में पढ़ाई जाती थी, और फील्ड वर्क पे आधारित एक थीसिस जो गर्मियों में खत्म करनी होती थी। फील्ड वर्क के लिए मुझे न्यूफाउंडलैंड के एवलोन पेनिनसुला के एक दक्षिणी सदर्न हिस्से में जाने के लिए कहा गया। ये इलाका बहुत दूर था और बड़ी मुश्किलों से भरा था, और कोई भी कनेडियन स्टूडेंट यहाँ जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए कठिन और दूर के इलाके अक्सर फॉरेन स्टूडेंट्स को थमा दिए जाते थे। प्रोफेसर ब्रुकनर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं एवलोन के मिस्टेकन पॉइंट एरिया की जियोलॉजिकल मैपिंग करने का चैलेंज पूरा कर पाऊंगा। जियोलॉजिकल मैपिंग यानी हमें उस इलाके के ऐसे नक्शे बनाने थे जिससे दुनिया को पता चले कि वहां क्या है, किस तरह की जमीन है, जमीन के अंदर क्या है। बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे डराने की बहुत कोशिश की। वो बोले,
मिस्टेकन पॉइंट्स में घने जंगल है, जंगली जानवर हैं, बड़े बड़े भालू हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। मैंने प्रोफेसर ब्रुकनर को ये सब बताया तो वो हंस के बोले, मिश्रा, वो एक जियोलॉजिकली अनमैप्ड इलाका है, वहां तुम डिस्कवरीज कर सकते हो। डिस्कवरी यानी खोज। गांव का लड़का कनाडा में डिस्कवरी कर सकता था। ये कोई विपदा या क्राइसिस थोड़ी थी, ये तो एक मौका था जो मुझे मिल रहा था। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन जीवन को बदल देने वाला एक और लम्हा मेरी ओर चला आ रहा था। मिस्टेकन पॉइंट का इलाका सेंट जॉन से करीब 150 किलोमीटर दूर था। शहरी इलाके से कटा हुआ था और यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते थे। समंदर के किनारे बसे 40 किलोमीटर लंबे इस इलाके में मुश्किल से 2000 लोग रहते थे। प्रोफेसर ब्रुकनर ने एक अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट डोनाल्ड फिट्जपैट्रिक को अपॉइंट किया था कि वो एक इंटर्न के तौर पर मेरी फील्ड में मदद करे। हम उसे डॉन बुलाते थे। डॉन और मैं पोर्चुगल कोव साउथ नाम के कस्बे में एक बोर्डिंग हाउस में रहने लगे, जिसे हैना कूम्स नाम की एक बड़ी प्यारी सी बुजुर्ग महिला चलाती थी। मिस्टेकन पॉइंट में फील्डवर्क करने से भी ज्यादा मुश्किल मैंने मिसेस कूम्स के सामने खड़ी कर दी थी। जब उन्हें पता चला कि मैं वेजिटेरियन हूं तो वो घबरा के बोली, ओह गॉड, मैं तुम्हें खिलाऊंगी क्या? गांव से विदेश आके मैं कितना बदल गया था, लेकिन ये एक चीज थी जो अब तक नहीं बदल पाया था। नॉन वेजिटेरियन खाना खाने की आदत नहीं डाल पाया था। मिसेस कूम्स ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी मेरा ख्याल रखने की। कभी चावल से कुछ बना देती थी, कभी उबली सब्जियां, कभी कुछ ब्रेड या एक ग्लास दूध। लंच के लिए वो ब्रेड, मक्खन या कोई सॉफ्ट ड्रिंक पैक कर देती थी और मैं चॉकलेट खा के दिन गुजार देता था। डॉन अपनी गाड़ी में मुझे जगह जगह ले जाता था। मैं जल्दी से क्रेजी 8 नाम के एक लोकल ताश के गेम को भी सीख गया था, जिसे मैं पिछले 40 साल में अपने कई दोस्तों को सिखा चुका हूं और उनसे हार भी चुका हूं। लोग अच्छे थे। वहां के बच्चों ने शायद अपनी जिंदगी में सांवले रंग का एशियन इंसान अभी तक देखा ही नहीं था। दूर से उत्सुकता से मुझे देखते रहते थे। मैं बहुत मेहनत कर रहा था। दिन भर हथौड़ी लेके पैदल चलता रहता था। ब्रेड और मक्खन से गुजारा नहीं हो पा रहा था। बहुत थक जाता था। मैं जल्दी ही ये समझ गया था कि अगर मैंने कनाडा के खाने के तौर तरीके नहीं सीखे तो मेरी सेहत बिगड़ने लग जाएगी। आखिरकार एक दिन मैंने मिसेस कूम से कहा कि वो धीरे धीरे मुझे चिकन सूप या फिश खाने की आदत डाल दें। कह तो दिया था, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर कुछ खो दिया था, जो मेरी पहचान थी, जो मेरे अपने होने का हिस्सा था। लेकिन ये तो पैकेज था ना इस नए जीवन का। इसके सारे नएपन को, सारी मुश्किलों को मुझे विनम्रता से स्वीकार करना था। वतन से दूर होने की तन्हाई को समझा लिया था मैंने। मेरा इंटर्न डॉन सेंट जॉन्स वापस जा रहा था, लेकिन मुझे कार की सख्त जरूरत थी और एक दिन मैंने पैसे जोड़ के अपनी जिंदगी की पहली कार खरीद ली। फिर क्या था, मैं फर्राटे से कार चलाने लगा। गिरना तो था ही। तो एक दिन कोहरे में कुछ दिख नहीं रहा था कि एक बड़ी सी चट्टान में क्रैश कर गया। गनीमत चोट नहीं आई। ड्राइवर साइड का दरवाजा जैम हो गया था और दूसरी तरफ से निकला। बड़ी देर तक सड़क के किनारे शॉक में बैठा रहा। गाड़ी ठीक कराई गई भाई। एक दिन बड़ा खूबसूरत मौसम था। मैंने भी ये ध्यान नहीं दिया कि मैं रोड की किस तरफ चल रहा हूँ। पूरे रास्ते एक पुलिस वाला मोटरसाइकिल पे चुपचाप मेरा पीछा करता रहा। बोला, आपको क्या लग रहा है, आप कहाँ हैं? इंग्लैंड में? मैं भूल गया था कि यहाँ सड़क के दाहिनी ओर गाड़ी चलानी होती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया कि भाई मैंने शराब नहीं पी रखी है। मेरे कोरियन दोस्त सियोक कोह को पास का इलाका दिया गया था। वो और मैं मेरा कमरा शेयर करने लग गए। खर्राटों के 2 बादशाह एक दूसरे के सामने आ गए थे। दोनों में से अगर एक सो गया तो भाई फिर दूसरा नहीं सो सकता था। हमारे अक्सर बहुत सीरियस झगड़े होते थे इस बात पे कि कौन ज्यादा जोर से खर्राटे मारता है, और वो हमेशा ये कह के बात खत्म कर देता था, मिश्रा, यू डोंट नो एनीथिंग। लेकिन आप मेरी बात मान लीजिए दोस्तों, उसके खर्राटे बहुत ज्यादा भयंकर थे। फील्ड वर्क अच्छा चल रहा था। मैं समुद्र के किनारे चट्टानों पे काम करता रहता था। यहाँ के कितने पानी के जहाज डूब चुके थे समुद्र की इन भयंकर लहरों में।
एक दिन घने कोहरे में कुछ नहीं दिख रहा था और मैं चल रहा था कि अचानक मैंने गौर से देखा, मैं एक चट्टान के कोने पे खड़ा था। नीचे झांक के देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ खतरनाक अटलांटिक ओशन मुझे निगल जाने को तैयार। धीरे धीरे पांव पीछे बढ़ाए। कई दिन तक लहरों का वो शोर कानों में गूंजता रहा, लेकिन 1 जून की ये खामोश दोपहर आ रही थी और उस दिन जो होने वाला था उसके सामने ये सब मायने नहीं रखता था। मेरे गुरु ने सच कहा था, मैं एक डिस्कवरर बनने जा रहा था। देवरा गांव के बच्चे का दुनिया में नाम होने जा रहा था। जून की उस दोपहर में थक गया था और भूखा भी था। एक चट्टान पे बैठ गया और सैंडविच खाने लगा। सामने खुला समुद्र था, विशाल अंतहीन अटलांटिक ओशन। मैं खड़ा हुआ ही था कि मैंने देखा कि चट्टान पे कुछ बना हुआ था। इन चट्टानों की उम्र मैं पहले ही पता लगा चुका था। 50 करोड़ साल पुराने थे ये पत्थर जिन पे मैं बैठा हुआ था, जिनके साथ महीनों से रह रहा था मैं। तो क्या ये उतने पुराने फॉसिल हो सकते हैं? उस समय के जीवन के अवशेष? मेरी सारी थकान गायब हो गई। प्रोफेसर ब्रुकनर के शब्द याद आ गए, मिश्रा तुम वहां डिस्कवरीज कर सकते हो। अगर ये वही था जो मैं सोच रहा था, तो ये अर्थ की हिस्ट्री और डार्विन्स थियोरी ऑफ इवोल्यूशन की एक अनजानी कड़ी थी। रोशनी जा रही थी। मैं जितना हो सका पत्थर पे छपे निशानों को जांचता रहा। मन ये भी कह रहा था, एक मिनट, कहीं दुनिया के सामने अपनी खिल्ली तो नहीं उड़वाने जा रहे हो तुम? रात भर बेचैन था। सुबह एकदम तड़के वापस वहीं पे पहुंच गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर कर लिया हो। मैं कई दिन वहीं काम करता रहा, नोट्स लेता रहा, फोटो खींचता रहा। मेरा बस चलता तो रात यहीं बैठा रहता। मैं बहुत सारे सैंपल्स लेना चाहता था, लेकिन सिर्फ 4 ले पाया। दुनिया में अब भी उस साइट के किसी और के पास सैंपल नहीं है। धीरे धीरे करोड़ों साल पुरानी हमारी धरती के इतिहास का एक और पन्ना खुल रहा था। जी हाँ, ये फॉसिल थे और मैं डिस्कवरर बन गया था। जिस जगह कोई कनेडियन स्टूडेंट आने को तैयार नहीं होता था, वहां न्यूफाउंडलैंड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक खजाना छुपा हुआ था, जिसकी खबर अब दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट के पास जाने वाली थी। न्यूफाउंडलैंड स्टेट की सरकार ने मेरी डिस्कवरी के बाद उस पूरे इलाके में से कोई भी पत्थर का सैंपल लेने पे पाबंदी लगा दी और उसे एक इकोलॉजिकल पार्क घोषित कर दिया गया। अब प्रयास जारी हैं कि यूनाइटेड नेशंस का विंग यूनेस्को उस इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दे। मुझको उन गर्मियों में भूखे प्यासे मिस्टेकन पॉइंट में घूमते हुए पता ही नहीं था कि मैं पत्थरों की दुनिया में एक छोटा सा स्टार बनने जा रहा था। कितने उतार चढ़ाव भरी रही थी मेरी जिंदगी। अब मैं अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे चमकदार लम्हा जी रहा था। मेरी मेहनत रंग लाई थी। दूर इंडिया से आया स्टूडेंट जो अब तक न ठीक से अंग्रेजी बोल पाता था, न ठीक से छुरी कांटे से खा पाता था, न हवाई जहाज में कभी चढ़ा था, न कभी कार का स्टीयरिंग व्हील थामा था, वो लड़का आके 56 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स को डिस्कवर करके आ गया था। लेकिन मेरा रास्ता तो हमेशा ही धूप छांव का रहा है। मेरे गुरु प्रोफेसर ब्रुकनर 1 साल की स्टडी लीव पे जा रहे थे और उनकी जगह M.M. एंडरसन नाम के एक टीचर को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया। बाद में पता चला कि एंडरसन बाकी प्रोफेसरों से ही नहीं, मुझसे भी कम क्वालिफाइड था। वो सिर्फ BSc पास था और फिर भी दूसरे PhDs को अनदेखा करके उसे हेड बना दिया गया था। मेरी थीसिस का चैप्टर एडिट करने के बजाय उसने मेरी खोज के सारे डिटेल्स चुराने की कोशिश शुरू कर दी। एंडरसन ने बिना मिस्टेकन पॉइंट जाए एक रिसर्च पेपर लिख दिया जो लंदन से निकलने वाले दुनिया के मशहूर जर्नल नेचर में छपा। उसने मेरा नाम सिर्फ एक सेकंड ऑथर के तौर पे लिखा। अपने पद और ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने ये धोखा दिया था मुझे, लेकिन शिकायत नहीं कर सकता था खुल के। मेरी स्कॉलरशिप का पैसा उसी के दस्तखत से आता था।
बाकी प्रोफेसर मुझसे कहते, एंडरसन तुम्हें गाइड कैसे कर सकता है, वो तो तुमसे भी कम क्वालिफाइड है। लेकिन दुनिया के कुछ और हिस्सों में कुछ और साइंटिस्ट मेरे काम का क्रेडिट धीरे धीरे मुझे देने लगे थे। मैंने भी एक रिसर्च पेपर छाप दिया और फिर दुनिया की जियोलॉजिकल कम्युनिटी में मेरा नाम पहचाना जाने लगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से साइंटिस्ट मुझे चिट्ठियां लिखने लगे। मैं एक दिन बैंक गया तो किसी ने कहा कि आप वही डॉक्टर मिश्रा हैं जिन्होंने फॉसिल डिस्कवर किए थे। पर धीरे धीरे डिस्कवरी का क्रेडिट देते वक्त मुझे रेसिज्म, रंग भेद की बू आ रही थी। डिस्कवरी का जिक्र करते समय पॉल थॉमसन नाम के उस इंटर्न का नाम भी साथ जोड़ दिया जाता था जो मेरे लिए पत्थर तोड़ता था और उन्हें कार तक ले जाता था। लेकिन इस कहानी का ये अंत नहीं था। 30 साल बाद मुझे ये पता लगने वाला था कि जब मैंने कनाडा छोड़ दिया तो मेरी पीठ के पीछे मेरी डिस्कवरी, मेरी खोज का क्रेडिट लोग मुझसे छीन चुके थे। ये था इस कहानी का तीसरा पन्ना। इसका चौथा पन्ना खोलूंगा कल, कहानी ड्रीम चेजिंग पार्ट 4 में। हालांकि मैं थोड़ी बड़ी क्लास में था, बीएससी सेकेंड ईयर में, लेकिन उन दिनों मेरी हालत वैसी ही थी जैसे कि आजकल आप में से हजारों लोगों की है। रात रात जाग के 2 साल का कोर्स पढ़ता था और फिर सुबह जल्दी जाके एग्जाम देना होता था। आप तो जानते ही हैं कि इसमें बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। लेकिन मेहनत करने, सपनों को पूरा करने के लिए ही तो आया था मैं गांव से शहर। बेहद ध्यान लगा के क्लास में पढ़ने लगा। बाकी लड़के लड़कियों को पढ़ाई की ज्यादा फिक्र नहीं थी। जब चाहे बिन बताए पूरा क्लास गायब हो जाता था तफरी करने के लिए। अगर कोई नहीं आता था तो क्लास अपने आप कैंसल्ड मान ली जाती थी। लेकिन मैं उनके सारे प्लान पे पानी फेर देता था। आप क्या सोचते हैं, मैं 70 का हूं तो क्या? मेरे टाइम में लोग क्लासेस बंक नहीं करते थे। क्लास का एक बुली था, आईपी श्रीवास्तव, और उसने मेरे जिद्दी बिहेवियर के खिलाफ वो अपनाना शुरू कर दिया जिसे आप यंग लोग आजकल गांधीगिरी कहते हैं। क्लास पूरी खाली रहती और मैं अकेला सिपाही जाके डट के बैठ जाता था। लेक्चरर अंदर आते, मुझे प्रेजेंट मार्क करते और बाकी सारे क्लास को एब्सेंट मार्क कर देते। फिर वो चल देते टीचर्स रूम में चाय पीने और मैं लाइब्रेरी में खाना बदोशी करने। कॉलेज का बुली आईपी श्रीवास्तव एक दिन मेरे पास आया और कैंपस के बीचों बीच जमीन पे साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सामने लेट गया। मुझे बड़ी झेप हुई, समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। उन दिनों 75% अटेंडेंस जरूरी थी फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए। आईपी श्रीवास्तव बोला कि भाई मेरी जिद की वजह से सबका साल बर्बाद हो जाएगा। मुझे मानना पड़ा, मैं घबरा रहा था कि वो फिर से सारे कॉलेज के सामने जमीन पे लेट के मुझे साष्टांग प्रणाम कर देगा और मुझे एम्बैरेस कर देगा। तो जब कुछ दिन वो लोग गायब हो जाते थे तो मुझे भी गायब होना पड़ता था। अच्छे दिन थे। उस साल की सर्दियां शायद बचपन से अब तक सबसे मुश्किल भी थी। हम 8 दोस्त एक साथ रहते थे और हमारे पास कुछ नहीं था। जमीन पे कंबल ओढ़ के हम लोग रात रात ठिठुरते रहते थे। एमएससी का एग्जाम खत्म होने तक मैं बहुत कमजोर हो गया था। फिर गर्मियां आई, गांव वापस जाना चाहता था। इस बार वापस गया तो लगा जैसे मैं हीरो बन गया था। सब लोग शहर की कहानियां सुनना चाहते थे, मेरी जिंदगी के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन लगातार रिजल्ट की फिक्र खाए जा रही थी। जून आया, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स की फर्स्ट डिवीजन आई थी और उनमें मैं भी था। अब नौकरी ढूंढनी थी। नौकरी मिली, लेकिन मेरी फील्ड जियोलॉजी में नहीं, अपने पुराने कॉलेज में केमिस्ट्री के असिस्टेंट लेक्चरर की थी। पैसे की जरूरत थी तो नौकरी ले ली, मेरी पहली नौकरी। लेकिन जियोलॉजी के भी जरूर कोई भगवान होते होंगे। वो मुझे मेरे मायके वापस बुला रहे थे। मुझे ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन में टेक्निकल असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। मैंने ठाट से अपने लिए 2 नई कमीजें और 2 नई पैंटें सिलवाई। कलर कॉम्बिनेशन का ज्यादा आइडिया नहीं था, दोनों सफेद थी। कॉलेज में एक अजीब सी स्थिति थी। मेरे टीचर अब मेरे कॉलीग बन गए थे। देहरादून पहुंच गया। वहां पहुंच के वो ऐतिहासिक समय आ गया था जब मैं जीवन में पहली बार फिल्म देखने गया। दोस्तों ने मुझे मशहूर फिल्म द गन्स ऑफ नेवरॉन दिखाई। फिर चस्का लग गया। वहां से ट्रांसफर हुआ गुजरात के शहर भरूच। भरूच पहुंचा तो वहां
तब सिर्फ एक सिनेमा हॉल था और एक फिल्म महीनों चलती थी। हम लोग बोर हो जाते थे। हम 3 दोस्त, शैलेंद्र, निरंकार और मैं, वीकेंड पे 100 किलोमीटर ड्राइव करके जाते थे सूरत और बड़ौदा। कभी कभी दिन में 3 फिल्में देखते थे। फिर असम के शिवसागर शहर में ट्रांसफर हो गया। अपना देश देखने को मिल रहा था। गांव से चिट्ठी आती थी। पिताजी खुद नहीं, गांव के प्रधान से चिट्ठी लिखवाते थे। यही रस्म थी उन दिनों। कुछ बरस और बीते ऐसे ही। एक दिन एक दोस्त ने एक और चिट्ठी मुझे लाके दी, जो मेरे किसी पुराने पते पे कागजों में गुम पड़ी थी। ना मिलती तो न जाने जिंदगी क्या होती। महीनों पहले झिझकते हुए दोस्तों के साथ बैठ के एक फॉर्म भरा था। उसका जवाब था ये। कनाडा की सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन, स्कॉलरशिप और आने जाने का किराया ऑफर किया था। गांव का लड़का परदेश जा रहा था। जीवन क्या नए नए रंग दिखलाता है। गांव में जो लड़का रोज 24 किलोमीटर स्कूल और स्कूल से घर चल के आता था, जो सोचता था कि कभी 10वीं क्लास के आगे पढ़ नहीं पाएगा, जो जीवन में मलेरिया इंस्पेक्टर होने से बड़ा सपना नहीं देख सकता था, उस लड़के के हाथों में विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आमंत्रण था। मुझे तो ख्वाबों में भी ये ख्वाब नहीं आ सकता था। पहले पासपोर्ट बनवाना था, फिर वीजा लेना था, फिर टिकट का इंतजार। मैं वहां पहनूंगा क्या, खाऊंगा क्या, कैसे रहते होंगे विदेश में लोग। मैंने कानपुर में रिजर्व बैंक से 200 कनेडियन डॉलर खरीदे। फिर लखनऊ में नजीराबाद की मार्केट जाके एक छोटा काला सूटकेस लिया और उसमें पैक किया सफेद धोती कुर्ता, भगवत गीता और रामायण और थोड़े से गर्म कपड़े। गांव से लेके शहर तक बुजुर्गों की दुआएं लेके काफी सारे सपने, काफी उम्मीदें और थोड़ी सी घबराहट अपने छोटे काले सूटकेस में पैक करके मैं अक्टूबर की एक सुबह लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंच गया। जीवन में पहली बार इतने पास से एक हवाई जहाज देखा था। पिताजी साथ आए थे और गांव के एक और बुजुर्ग। इन सब का आशीर्वाद ही तो था जो मैं, छोटे से गांव का एक लड़का जिसके हाथ पीछे बांध के भाग्य ने पढ़ाई के मैदान में फेंक दिया था, वो आज नए नए सपने देख पा रहा था। सीट बेल्ट बांध रहा था, एयर होस्टेस का अनाउंसमेंट सुन रहा था। जहाज उड़ा। जितनी देर में मेरे पिताजी लखनऊ के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाए होंगे, उतनी देर में हम दिल्ली पहुंच गए। और फिर मैं कुछ घंटों बाद हिमालय के ऊपर उड़ रहा था। फ्लाइट लंदन की थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान का युद्ध अभी ताज़ा ताज़ा ही खत्म हुआ था। तनाव था और पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाइट्स जा नहीं सकती थी। हम पहले मॉस्को जा रहे थे। अब तक जिस सबसे ऊंची बिल्डिंग पे मैं चढ़ा था, वो सिर्फ 2 मंजिल की थी। उससे ज्यादा ऊंचाई से मैंने जमीन देखी ही नहीं थी। और यहां मैं एक पक्षी की तरह जैसे उड़ रहा था। पहाड़, पेड़, बादल, नदियां सब देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जियोग्राफी की किताब आंखों के सामने जिंदा हो गई हो। ना खत्म होने वाले घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे कोनिफरस पेड़ों के घने जंगल, हवाई जहाज की खिड़की से एक बच्चे की तरह सब देख रहा था मैं। सपनों ने उड़ान ले ली थी। We are about to land at the Moscow airport. Passengers are advised to put on warm clothes. एयर होस्टेस की आवाज से मैं नींद से जाग गया। हम मॉस्को पहुंच गए थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, तेज धूप दिख रही थी। मुझे ये बड़ा मजेदार सा लगा कि वो पैसेंजर्स को गर्म कपड़े पहनने को कह रहे थे। मैं ऐसे ही बाहर निकला और अरे राम, बाहर तो 7 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। मेरी कपकपी ही नहीं रुक रही थी। भाग के टर्मिनल में पहुंचा। बड़े हंसमुख थे लोग। रशियंस का मैं बड़ा कायल रहा हूँ। उस समय से कुछ साल पहले एक रशियन डेलीगेशन कानपुर आया था एक बार, और उसके स्वागत में अंग्रेजी में लंबे चौड़े भाषण चल रहे थे। रशियंस ने उनका जवाब हिंदी में दिया। एक नए देश में जिंदगी में पहली बार आया था। हमारे लिए तो सारे फॉरेनर अंग्रेजी कहलाते थे, तो इतने सारे अंग्रेज पहली बार देखे थे। औरतें आदमियों के हाथ में हाथ डाल के चल रही थीं। वहीं सबके सामने एयरपोर्ट पे एक नई दुनिया में कदम रख चुका था मैं। इसके कायदे कानून अलग थे। जहाज फिर उड़ा। अगला स्टॉप ओवर लंदन था।
यहाँ तो और भी ज्यादा अंग्रेज थे। औरतें, आदमी सार्वजनिक रूप से गले मिल रहे थे, चूम रहे थे। मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था। हमारे गांव में तो औरतों की ऐसी हालत थी कि उनका असली नाम ही कोई नहीं जानता था। वो हमेशा रामू की माँ या गजोधर की दुल्हन होती थी। आदमियों से कुछ कदम पीछे चलती थी और मजाल है कि हाथ पकड़ लें कभी अपने पति का पब्लिक में। मैं बड़े कौतूहल से सब देख रहा था। ये भी सोच रहा था कि मैं खाऊंगा क्या। मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन था। चलो जहाज की यात्रा तो निकल जाएगी, परदेश में गुजारा कैसे होगा। खैर, जहाज फिर उड़ा और रात में अटलांटिक ओशन के ऊपर से यात्रा करते हुए हम लोग मॉन्ट्रियल पहुंचे। फिर एक और फ्लाइट। 24 घंटे में मेरी चौथी फ्लाइट, मॉन्ट्रियल से सेंट जॉन्स। जेट लैग क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं था कि मेरा शरीर तो अभी भी हिंदुस्तान के टाइम पे चल रहा था। लेकिन वहां जब दिन था तो यहां रात थी। सच में दिन और रात का फर्क हो गया था मेरी दुनिया और इस दुनिया में। मैं अपने ईश्वर को याद कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि आने वाली मुश्किलों का सामना कर पाऊं, अपने सपनों को पूरा कर पाऊं। सेंट जॉन्स एयरपोर्ट पे मैंने चारों ओर देखा। शांत था। लोग एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, अपने काम से काम रख रहे थे। अचानक बहुत अकेला महसूस कर रहा था। इस अनजानी दुनिया से मिलना चाहता था, लेकिन डर भी था। मैं, जिसे अंग्रेजी ठीक से बोलनी नहीं आती थी, जो छुरी कांटे से खाना खाना नहीं जानता था, जो विदेशियों के तौर तरीके नहीं जानता था, मैं क्या करूंगा इस नई दुनिया में। स्कूल कॉलेज टॉप करना एक बात थी, लेकिन मैं कनाडा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहा था। मुझे याद आ रहा था वो सब कुछ जो मैं पीछे छोड़ आया था। गांव का वो घर, वो मिट्टी का चबूतरा जहां छोटे बड़े झगड़े सुलझाए जाते थे, मेरे दोस्त, गांव की कच्ची सड़क पे हंसी मजाक करते 3 घंटे पैदल चल के स्कूल जाना, आम के बाग, नहर में नहाना, खेतों में लहलहाती गेहूं की सुनहरी बालियां। मुझे याद आई मेरे पिता के चेहरे की खामोश जिद कि चाहे जो भी हो, मेरा बेटा किसी भी तरह वो करेगा जो मैं नहीं कर पाया, पढ़ाई। मुझे याद आ रहा था रात के आसमान के नीचे बैठ के अपने दादाजी से कहानियां सुनना, गिनती पढ़ना, डर से ना डरूं ये सीखना। कितने थोड़े से वक्त में कितनी बदल गई थी मेरी दुनिया। गांव का वो लड़का जिसने कभी जिंदगी में इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं देखा था, वो इस चमचमाते एयरपोर्ट में खड़ा था। और मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास यूनिवर्सिटी का पता तक नहीं था। मेरे पास तो प्रोफेसर ब्रुकनर, जियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन, जिनसे मैं चिट्ठी पत्री कर रहा था, उनका फोन नंबर तक नहीं था। इतनी लापरवाही मैं कैसे कर सकता था। घबराहट होने लगी। काला सूटकेस खोला, पागलों की तरह उसमें कागज का वो टुकड़ा ढूंढने लगा जिसमें फोन नंबर था। आखिरकार एडमिशन पेपर्स में कहीं उनका नंबर मिल गया। मैं एक फोन बूथ की ओर बढ़ा और रिसीवर उठाने ही वाला था कि क्या देखता हूं कि एक हट्टे कट्टे बुजुर्ग मेरी ही ओर चले आ रहे हैं। वो बोले, एसबी मिश्रा? मैंने कहा, यस सर। उन्होंने हाथ बढ़ाया और बोले, ब्रुकनर। मेरे गुरु मुझको खुद एयरपोर्ट लेने आए थे। मुझे लगा मैं बढ़ के उनके पैर छू लूं। मेरे देश में, मेरे गांव में बुजुर्गों को ऐसे ही आदर दिखाया जाता था ना। लेकिन जैसा देश वैसा भेष। मैंने हाथ मिलाया और हम उनकी कार की ओर चल पड़े। हम एयरपोर्ट से निकले और एक खूबसूरत रास्ते पे थे। ये वो सफर था जिस पे बहुत सारी खुशी और बहुत सारी तकलीफ अभी मिलनी बाकी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। कल सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग।